सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं आज आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर का। तो दोस्तों आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, साथ में ई वे बिल के कॉन्सेप्ट को। तो दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगा पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ कहां से मिलेगा दोस्तों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, उस लिंक से आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, दिस इज फॉर न्यू रिकॉर्डिंग्स, जो कि मई और नवंबर 2021 स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल नया रिकॉर्डिंग है दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने फुल्ली अमेंड कर दिया है, तो आप लोगों को वो भी साथ में मिलेगा और वो भी मैं आपको क्लास के अंदर ही करवाऊंगा, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन करना, रिटर्न को एग्जामिन करना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। ठीक है, उसकी करेक्टनेस को चेक करना, आपने जो टर्नओवर बताया है, आपने जो टैक्स पे किया है, आपको जो रिफंड मिलना चाहिए, उसकी करेक्टनेस को चेक करना। हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी बुक्स? किसको बुक्स बनानी पड़ती है? रजिस्टर्ड पर्सन को, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। और अगर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस पर डियर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो सभी जगह पर आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, राइट। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। जो भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, आईटीसी अवेल्ड है दोस्तों, और जो भी आपका आउटपुट टैक्स बनता है, अदर पर्टिकुलर्स हैं, और भी कोई प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, रिवर्स चार्ज बेसिस पर कोई सप्लाई है, एडवांस रिसीव या एडवांस पेड का कोई अमाउंट है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड्स विच आर नॉट टू बी मेंटेन्ड बाय द सप्लायर। ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन नहीं किया जाता है बाय द सप्लायर? ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी। ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं भाई जिनको मेंटेन करना आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सप्लायर, राइट। तो स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्सेस, तो ये वो कॉम्पोजिशन लेवी होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट कर रहे हो तो वहां पर डियर आपको रिकॉर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल ऑफ टैक्सेस, राइट। इसके बाद रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द एजेंट। एजेंट को भी रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। ऑथोराइजेशन रिसीव टू रिसीव और सप्लाई, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, टैक्स पेड, इसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती है। अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। दोस्तों मैन्युफैक्चरर को भी रिकॉर्ड्स बनाना पड़ता है, बिल्कुल बनाना पड़ता है। सप्लायर ऑफ सर्विस को भी, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ऑपरेटर है, ओनर है गोडाउन का, उनको भी रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को भी रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, कस्टोडियन वगैरह को, इन सबको डियर रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी होता है। हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स को कैसे बनाया और मेंटेन किया जाता है? आप रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय द डिजिटल सिग्नेचर, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप, रिकॉर्ड शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड और इन हार्ड कॉपी और इन इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता है जिसमें आपको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। ऑन डिमांड प्रोवाइड दी पासवर्ड एंड सैंपल कॉपी ऑल्सो। नो एंट्री टू बी इरेज। अगर रिकॉर्ड्स में कोई गलती हो गई है दोस्तों तो उसको इरेज नहीं करना है, आपको वहां पर बिल्कुल क्लियरली कट डाउन का जो भी साइन है वो लगाना है, और जो भी करेक्ट एंट्री है वो वहां पर लिखनी है दोस्तों, राइट। तो ये सब काम आपको वहां पर करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। शैल बी ऑन डिमांड प्रोड्यूस दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, दोस्तों अगर आप बुक्स की ऑडिट करवाना चाहते हो, ऑडिट कब कराना जरूरी है? रजिस्टर्ड पर्सन कराएगा। अगर आपका टर्नओवर, नॉट ओनली टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर, कब हो जाता है? ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का मैटर है, तो आपको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है डियर जिसका सीएजी से ऑडिट होता है, तो फिर ये जो सीए वाला ऑडिट है ये आपको नहीं कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन को साथ में एनुअल रिटर्न के साथ में क्या क्या चीजें लगानी पड़ती है? जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स हैं और जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है सर्टिफाइड, इसकी कॉपी लगानी पड़ती है, राइट। रिकंसिलेशन किस चीज के अंदर होता है? जो एनुअल रिटर्न आपने फर्निश करी है, जो एनुअल रिटर्न आपने फर्निश करी है और जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, इनके बीच में रिकंसिलेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों।
फेल्योर टू मेंटेन दी अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73 और 74 के अंदर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। इन केस ऑक्शन ऑफ टी, कॉफी, रबड़, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आप जिसे अपना वेयर हाउस डिक्लेयर करोगे ना, वहां का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनमें नॉर्मली क्या होता है डियर, जिसके चाय के बागान होते हैं, चाय वहीं पर पैकिंग करके रख दी जाती है, तो वो जो वेयर हाउस होता है, वो जो सामने वाले का प्लेस होता है, उसको आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता है। और वहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है वो वहां मेंटेन नहीं करनी पड़ती, वो आपका जो बिजनेस प्रमाइस है वहां पर आप मेंटेन कर सकते हो, और आईटीसी भी ले सकते हो डियर। रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल रखनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है, 72 मंथ्स। दोस्तों 72 महीने तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन रखना जरूरी है। 72 मंथ कहां से गिनोगे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस ईयर का मैटर है डियर, उसकी जब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आएगी 31 दिसंबर को आती है नेक्स्ट ईयर में, वहां से आपको 72 मंथ्स तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपका मैटर किसी अपील में चल रहा है, कोई रिवीजन में चल रहा है, तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 1 साल आगे तक रखनी पड़ती है। 1 साल कहां से, जैसे ही अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग्स का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है, ठीक है जी, या फिर वो जो ऊपर वाला पीरियड है 72 मंथ्स, जो भी दोनों में से लेटर होता है, वहां से 1 ईयर्स तक आपको बुक्स रखनी पड़ती है। ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल डियर एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है, जिसमें गारंटी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि भाई आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो। तो दोस्तों मूवमेंट होना जरूरी है। अच्छा, जरूरी नहीं है डियर कि मूवमेंट किसी भी रीजन से हो सकता है, मूवमेंट फॉर द रीजन ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, नॉट बाय द रीजन ऑफ सप्लाई भी हो सकता है। इससे फिजिकल इंटरफेस जो है खत्म हो गया, डिजिटल इंटरफेस आ गया, गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो गया। बेनिफिट बता रहा हूं, जो टर्नओवर अराउंड टाइम होता है ट्रक का आने जाने का, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का, वो इंप्रूव हो गया। इसमें जो ई वे बिल होता है डियर, वो इस फॉर्मेट के अंदर जनरेट होता है, EWB01, ये फॉर्मेट है जिसमें ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ता है। दोस्तों ये जो ई वे बिल होता है, दैट इज ओनली नॉट ओनली फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, ई वे बिल कब बनाना पड़ता है, जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, नॉट इक्वल, इट इज मोर देन 50,000। अब आप कहेंगे सर कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है जो सेक्शन 15 में आप वैल्यू निकालते हैं, प्लस जितनी भी जीएसटी लाइबिलिटी है वो ऐड कर लो। हाँ, जीएसटी लाइबिलिटी अब की बार ऐड होगी डियर कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते समय, लेकिन जो एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू है वो एक्सक्लूड होगी, तो इसे हम कंसाइनमेंट वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना जरूरी है, चाहे वो सप्लाई के रीजन से हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई के रीजन से हो, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई हो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको ये पार्ट ए में इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी डियर, राइट। इसके अलावा गुड्स ट्रांजिट थ्रू अनदर स्टेट व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एरिया। दोस्तों अगर माल एक राज्य से सेम राज्य में भी जा रहा है लेकिन दूसरे स्टेट की बाउंड्री बीच में आ रही है, तो भी ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ई वे बिल कौन बनाएगा, जो मूवमेंट को कॉज करेगा। तो अगला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, कॉज कौन करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सप्लायर कॉज कर रहा है तो सप्लायर को ई वे बिल इनिशिएट करना पड़ेगा, और रेसिपिएंट अगर कॉज कर रहा है मूवमेंट को, वो खुद लेकर जा रहा है सप्लायर की फरमाइश से, तो फिर डियर रेसिपिएंट को बनाना पड़ेगा, राइट। इशू अगर 50,000 से कम भी है तो 2 सिचुएशंस में ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। पहला, प्रिंसिपल जब गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, आ सकता है डियर, मैंडेटरी है, 50,000 से कम पर भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहा है और इट इज अ मैटर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर, तो मैं आपको बता दूं डियर ई वे बिल बनाना जरूरी होगा, ठीक है। और अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, सामान को भेजा जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के में वो पर्सन जो वैसे नॉर्मली एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन अगर वो उसका इंटर स्टेट ट्रांसफर करेंगे दोस्तों, तो उनको भी ई वे बिल बनाना जरूरी है। बिल टू शिप टू मॉडल में डियर बिल तो 2 बार बनेगा, लेकिन शिपिंग जो है वो 1 बार होगी, तो वहां ई वे बिल 2 बार नहीं बल्कि 1 बार ही बनेगा। इंफॉर्मेशन 2 पार्ट्स में होती है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में पूरा सप्लायर का नाम, पता, डॉक्यूमेंट, वैल्यू, HSN कोड, सब कुछ होता है। पार्ट बी में डियर व्हीकल की डिटेल होती है, जिस गाड़ी से सामान जा रहा है उसकी डिटेल होती है, इसको हम ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। पार्ट ए में बी फर्निश बाई द ट्रांसपोर्टर ऑन ऑथोराइजेशन बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी और ऑथोराइजेशन, नो पर्सन इज अलाउड टू फर्निश इन पार्ट ए। अच्छा, एक बात बता दूं डियर, पार्ट ए वैसे तो ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर उसको ऑथोराइजेशन मिल जाता है सप्लायर रेसिपिएंट से, लेकिन अगर सप्लायर या जो रेसिपिएंट होते हैं, सप्लायर या जो रेसिपिएंट होते हैं दोस्तों,
अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली और उनकी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स से उनकी स्टेटमेंट नहीं जा रही है, रिटर्न नहीं जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डियर, ऐसी सिचुएशन में फिर पार्ट ए नहीं भरा जा सकता बाई द ट्रांसपोर्टर। और अगर रेगुलर स्कीम का मैटर है डियर, रेगुलर स्कीम, अ पर्सन अंडर रेगुलर स्कीम, और वो 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के लिए अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करता है, तो भी माय डियर फ्रेंड्स वहां पर पार्ट ए के अंदर डेटा, जो पार्ट ए होता है डियर, उसका डेटा नहीं फिल करेगा, ट्रांसपोर्टर फिल नहीं करेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर में एट हिज ऑप्शन जनरेट इवन इफ वैल्यू इज लेस देन 50,000। अगर दोस्तों वैल्यू 50,000 से कम भी है तो भी डियर मैं आपको बता दूं वहां पर ई वे बिल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉट मैंडेटरी टू फर्निश पार्ट बी, व्हीकल डिटेल कब भरना जरूरी नहीं होता है दोस्तों, जब सामान को आप अप टू 50 किलोमीटर लेकर जा रहे हो, 50 किलोमीटर विद इन अ स्टेट और यूटी, विद इन अ स्टेट और यूटी, कहां से कहां तक, कंसाइनर की प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर की प्रीमाइसेस तक, या ट्रांसपोर्टर की प्रीमाइसेस से कंसाइनी की प्रीमाइसेस तक, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। और अगर दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ विद इन अ स्टेट और यूटी, तो आपको पार्ट बी का डिटेल फर्निश करना जरूरी नहीं है। दोस्तों ई वे बिल जब जनरेट होता है तो वो एक ई वे बिल नंबर होता है और वो बहुत ही यूनिक नंबर होता है डियर। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, जब सामान को एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस पर ट्रांसफर किया जाता है तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डियर। अगर आप सामान किसी सिटी में लेकर जा रहे थे और बीच में आपकी गड्डी खराब हो गई या सपोज परमिट नहीं है, तो आप दूसरी गड्डी में सामान को लोड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे में क्या होगा, पार्ट ए की डिटेल तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो पार्ट बी होता है दोस्तों उसकी डिटेल चेंज होगी। कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है, अगर एक गड्डी में बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा है, इट मे बी लेस देन 50,000 कंसाइनमेंट वैल्यू, लेकिन अगर उन सभी गुड्स की वैल्यू को अगर हम एग्रीगेट करके देखें तो इफ इट इज मोर देन 50,000 देन इन दिस केस सप्लायर और रेसिपिएंट जो होता है वो इट मे बी पॉसिबल कि वो ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे। तो यहां पर दोस्तों जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो क्या करता है, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करता है। अच्छा, ये जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल होता है ये EWB02 में जनरेट होता है, पक्की बात है दोस्तों, यस। इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड सप्लायर हु में यूटिलाइज, रजिस्टर्ड सप्लायर को जो भी डिटेल पार्ट ए में भरी है उसी को वो GSTR 1 में यूज कर सकता है। ई वे बिल को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है बनने के बाद 24 घंटे में, अगर सामान का मूवमेंट नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। यूनिक ई वे बिल नंबर जो होता है वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है फॉर दी अपडेशन ऑफ पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी की डिटेल तो चेंज हो सकती है, तो उसके लिए 15 दिन की वैलिडिटी होती है। ई वे बिल कितने टाइम तक वैलिड होता है डियर, अगर आप सामान लेकर जा रहे हो डिपेंड करेगा वो ओडीसी है या नहीं। ओडीसी मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, मैंने पिक्चर में दिखाया था आप लोगों को कि वो ट्रक में बड़ा बड़ा यूनिट लेकर जाते हैं, उसको ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलते हैं। जब ओवर डायमेंशनल कार्गो लेकर जाते हो डियर तो ट्रक धीरे चलता है, तो आपको एक दिन के लिए 20 किलोमीटर मिलते हैं। अगर आपका एक 20 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आपको एडिशनल डे मिलेगा, ठीक है। और अगर वो ओडीसी नहीं है डियर तो आपको एवरी 1 डे के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा का मैटर है, 100 किलोमीटर से ज्यादा का मैटर है तो एडिशनल डे मिलेगा, राइट। ये सारी बात मैंने बताई। और अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है, मल्टी मॉडल का मतलब एक से ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां यूज हो रहे हैं, तो भी यही सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, बस उसके अंदर एक शिप वाला लैग होना बहुत जरूरी है। रेलिवेंट डेट क्या होती है डियर, रेलिवेंट डेट का मतलब होता है जहां से एक दिन गिना जाएगा। तो रात को 12 बजे जो मिडनाइट होती है उसके बाद से एक दिन गिना जाता है। आप रात को 12 बजे से पहले कभी भी ई वे बिल बना लो, लेकिन जो एक दिन गिनने की टाइम लिमिट है वो रात को 12 बजे से अगली रात की 12 बजे तक होती है, राइट। वैलिडिटी स्टार्ट व्हेन एंट्री मेड इन पार्ट बी। दोस्तों पार्ट ए सबमिट करने से वैलिडिटी स्टार्ट नहीं होती, पार्ट बी सबमिट करने से वैलिडिटी स्टार्ट होती है। ई वे बिल का टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स और बाई द ट्रांसपोर्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट। वैलिडिटी आफ्टर अपडेटिंग डिटेल्स इन पार्ट बी, सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल कैलामिटी, law, order issue, transshipment details, everything. Explain reason also for extension. Further amendment that validity of the e-way bill can be extended within 8 hours from the time of its expiry, right? तो इसको मतलब जब एक्सपायर हो जाता है ना उसके बाद में इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 8 घंटे में बढ़ाना होता है। अच्छा, ई-वे बिल की एक्सेप्टेंस होती है। अगर सप्लायर ने ई-वे बिल बनाया है तो रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट करेगा। अगर रेसिपिएंट ने बनाया है तो सप्लायर और ट्रांसपोर्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस का टाइम होता है डियर 72 घंटे होता है, 72 आवर्स, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको।
और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो। ई वे बिल जनरेट होता है वन स्टेट में तो वो अनदर स्टेट में भी वैलिड होता है, क्योंकि वो एक यूनिक ई वे बिल नंबर होता है। नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर, मे बी अपडेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। दोस्तों नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर, अगर व्हीकल नंबर नीड ईयर तो ई वे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा, और इसको कितनी भी बार अपडेट किया जा सकता है। जो पार्ट बी का डेटा होता है उसको कितनी भी बार अपडेट किया जा सकता है। कौन सी सिचुएशन में ई वे बिल जरूरी नहीं होता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर बिलो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, कैरोसिन, ऑयल, पोस्टल बैगेज, पर्ल, स्टोन मेटल्स, यहां पर ई वे बिल जरूरी। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर अगर आप नेपाल और भूटान सामान लेकर जा रहे हो तो भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। एम्प्टी जो सिलेंडर्स होते हैं जो मूव किए जाते हैं अदर देन सप्लाई फॉर एलपीजी पैकिंग, राइट। तो अगर आप किसी सिलेंडर को मूव कर रहे हो विच इज अदर देन सप्लाई फॉर एलपीजी मूविंग, तो भी माय डियर फ्रेंड्स ई वे बिल इज नॉट नेसेसरी। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस की बात करूंगा विच इज टू बी कैरिड बाई अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। इनवॉइस और कॉपी ऑफ ई वे बिल, ये दो चीजें आपको साथ में कैरी करनी होती है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको अपलोड करनी होती है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स। अगर आप किसी व्हीकल को डिटेन करते हो तो 30 मिनट से ज्यादा, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल पर, जो ऑफिसर्स होंगे। ट्रांसपोर्टेड बाई रेलवे में वो स्पेस शामिल नहीं होता है जो कि रेलवे ने किसी को लीज पर दे दिया है, राइट। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैंने रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है, 2021 जो आप लोगों का मई और नवंबर एग्जाम होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीटली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।